हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म ऑफिशियल सीक्रेट्स जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, इसमें हमें देखने मिलता है सच और झूठ के बीच का संघर्ष, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लॉयल्टी टू द नेशन, विशल ब्लोइंग का रिस्क और मीडिया का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में। साल था 2003। लंदन के एक ऑफिस में एक ईमेल आता है जिसमें दुनिया की पॉलिटिक्स हिला दी थी। यह कहानी है कैथरीन गन की, एक ट्रांसलेटर, एक सिटीजन और एक सच बोलने वाली औरत की, जिसने एक जंग को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में एक महिला को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। जज उससे कई बार सवाल करता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, लेकिन वो महिला चुपचाप कोई जवाब नहीं दे रही। कहानी पास्ट में चली गई। कहानी शुरू होती है 2003 में। कैथरीन गन एक ट्रांसलेटर है जो ब्रिटेन के GCHQ गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स में काम करती है। उसका काम फॉरेन कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करना और उन्हें ट्रांसलेट करना है। वो अपने तुर्किश रिफ्यूजी पति यासर के साथ एक सिंपल जिंदगी जीती है। टीवी पर पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी। दुनिया के कोने कोने में इराक के खिलाफ जंग की बातें हो रही थी, जिसमें कैथरीन और उसके पति यासर को कोई खास रुचि नहीं। यहाँ टीवी पर वो शख्स बता रहा है कि सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए एक थ्रेट है। यहाँ हम देखते हैं हर रोज़ की तरह कैथरीन आज भी दफ्तर गई। उसने अपना सिस्टम लॉगिन किया और काम में जुट गई। कैथरीन GCHQ में काम करती थी, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया भर की सीक्रेट बातें सुनी जाती थी। उसका काम था दूसरी भाषाओं में बोली बातों को समझना और ट्रांसलेट करना। हर दिन एक जैसे गुजरता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। वहाँ कैथरीन को एक टॉप सीक्रेट ईमेल मिलती है। इस ईमेल में NSA ने कुछ सीक्रेट मैसेजेस भेजे थे, जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जो ब्रिटेन से मदद मांग रही होती है ताकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ छोटे देशों को ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि वो इराक पर होने वाले युद्ध को सपोर्ट करे। ईमेल अमेरिका के NSA एजेंट फ्रैंक कोजा का होता है। उसमें लिखा होता है कि US चाहता है UN सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबर्स जैसे एंगोला, कैमरून, चिले, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए ताकि वो इराक वॉर के फेवर में वोट करे। ये ईमेल बेसिकली साबित करता है कि US और UK इलीगल वॉर चाहते हैं बिना किसी लीगल UN सपोर्ट के। ये पढ़कर कैथरीन शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि यह एक अनएथिकल और इलीगल कॉन्स्पिरेसी है जिसका सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। कैथरीन अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है कि सरकार अपने लोगों से झूठ बोल रही है। वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है कि आखिर वो क्या करे, इस सीक्रेट को लीक करे या चुप रहे। अगर लीक करती है तो देशद्रोही का केस बन सकता है, लेकिन अगर चुप रही तो वो एक झूठ का हिस्सा बन जाएगी। उसने ये बात अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी बताया कि कोई मेल आया है, लेकिन उसने इस बात को गंभीरता से न लेकर बताया कि ये UK और USA का एक सीक्रेट ऑपरेशन है, यानी कि सभी को इसकी खबर थी और सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद वो जल्दबाजी में अपने पति की शॉप पर गई, जिसका एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है। आज वो थोड़ी बेचैन है। रात उसने ये बात यासर से बताई और टीवी पर जॉर्ज बुश का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख वो एकदम से आग बबूला हो गई, क्योंकि अब उसे सच पता है, वो सभी झूठे हैं। दूसरे दिन कैथरीन अपनी दोस्त जैस्मिन से मिलने गई, जो कि एक पीस एक्टिविस्ट है। कैथ ने उससे मदद मांगी ताकि किसी तरह से इस बात को दुनिया के सामने लाया जा सके। दूसरे दिन वो काफ़ी डरी डरी थी, दफ्तर में और लोगों से नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन आज वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जो सब कुछ बदल कर रखने वाला है। उसने बड़ी ही चालाकी से उस मेमो का प्रिंट आउट ले लिया और उसे एक एनवलप में रख अपनी दोस्त जैस्मिन को कुरियर कर दिया। जैस्मिन ने उस मेमो को एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट को पास ऑन कर दिया, जिसका नाम योवने रेडली है। उसके बाद हम द ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर का दफ्तर का दृश्य देखते हैं, जहां एक जर्नलिस्ट मार्टिन ब्राइट काम करता है। द ऑब्जर्वर का चीफ एडिटर पीटर ब्यूमॉन्ट है। वहाँ सभी सद्दाम को लेकर चर्चा कर रहे थे कि वो एक डिक्टेटर है, लेकिन यहाँ ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग उसे एक अच्छा लीडर मानते हैं तो कुछ उसे तानाशाह। वहाँ मार्टिन को एक कॉल आया। ये कॉल रिडले का था, जिसे जैस्मिन ने वो मेमो दिया था।
उसने मार्टिन को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाकर उसे वो मेमो दे दिया, लेकिन मार्टिन को ये किसी मजाक सा लगा। उसने कहा कि ये तो कोई भी टाइप करके प्रिंट कर सकता है, वो कैसे भरोसा कर ले कि ये असली मेमो है। ऊपर से रिडले एक मुस्लिम और एंटी वॉर एक्टिविस्ट है, ये मेमो फेक भी हो सकता है। लेकिन रिडले ने उसे यकीन दिलाया कि ये बिल्कुल असली है, क्योंकि उसे ये मेमो कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स में काम करने वाली एक लड़की ने दिया है, लेकिन यहाँ उसने किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया। मार्टिन उस मेमो को लेकर दफ्तर गया। उस पे सिर्फ एक शख्स का नाम था, फ्रैंक कोजा, जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी का हेड है। उसने एनएसए प्रेस ऑफिस कॉल करके फ्रैंक कोजा के साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल सेट करने को कहा, लेकिन उन्होंने मार्टिन को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बताया कि यहाँ कोई फ्रैंक कोजा नहीं। मार्टिन को लगने लगा कि फ्रैंक कोजा नाम का कोई शख्स भी मौजूद नहीं और ये मेमो भी झूठा है। उसने ये बात अपने एडिटर पीटर से भी डिस्कस की। पीटर को भी लगने लगा कि अगर ये मेमो सच है तो ये पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। मार्टिन के दोस्त एड ने वॉशिंगटन जाकर अपने एक्स CIA दोस्त से फ्रैंक कोजा के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी। पीटर की एक दोस्त भी MI6 एजेंट है। MI6 एक ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। पीटर ने उसे मेमो के बारे में कुछ नहीं बताया, बस उससे पूछा क्या MI6 किसी तरह से इराक के सीक्रेट मिशन में इन्वॉल्व है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सीक्रेट था। यहाँ सभी थक हार चुके थे, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के इस मेमो को पब्लिश करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ कैथ काफ़ी घबराई हुई दिखी। वो जैस्मिन से मिलने गई। जैस्मिन उस पर गुस्सा हुई कि अगर उसे किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब मेमो उनके हाथ से निकल चुका है। एक दिन मार्टिन के दोस्त एड का कॉल किसी तरह फ्रैंक कोजा तक ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जैसे ही फ्रैंक कोजा से उसने मेमो का जिक्र किया, फ्रैंक ने कॉल रख दिया। उसने ये बात मार्टिन और पीटर से बताई। यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि NSA में फ्रैंक कोजा नाम का शख्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब भी उन्हें यकीन नहीं और डाउट है कि मेमो फेक भी हो सकता है। और यहाँ सभी ने फैसला किया कि वो इसे पब्लिश कर रहे हैं। सुबह कैथ घर से बाहर कॉफ़ी लेने गई। वहाँ उसने न्यूज़पेपर में देखा मेमो पब्लिश हो चुका है। वो मेमो न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर था। US एंड UK प्लानिंग टू ब्लैकमेल यूनाइटेड नेशन फॉर इराक वॉर सपोर्ट। दुनिया के होश उड़ गए। गवर्नमेंट में तो तूफान आ गया। हर जगह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। कैथ घबराई और घर आ गई, क्योंकि अब इस पे जांच बैठेगी कि ये मेमो लीक कैसे हुआ। अगर कैथ पकड़ी गई तो उस पर कार्यवाही होगी। कैथरीन चुप थी, अंदर से टूटी हुई। वो जानती थी कि उसने गलत नहीं किया। यहाँ दफ्तर में सभी ने मार्टिन का तालियों से स्वागत किया, क्योंकि इस खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। CNN, NBC, फॉक्स और BBC जैसी मीडिया मार्टिन का इंटरव्यू लेना चाहती है। यहाँ NBC ने कॉल कर मार्टिन को जानकारी दी कि ड्रग रिपोर्ट की फ्रंट पेज को देखो, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि द ऑब्जर्वर का क्लेम पूरी तरह से झूठा है और ये मेमो भी फेक है, क्योंकि इस मेमो में कुछ वर्ड ब्रिटिश वर्ड में लिखे थे जो कि अमेरिकन नहीं यूज़ करते। लेकिन जब मार्टिन ने अपना ओरिजिनल मेमो चेक किया तो उसमें अमेरिकन वर्ड ही थे। यहाँ पता चला कि ऑफिस की एक लड़की ने पब्लिश करते वक्त मेमो को ऑटो करेक्ट कर दिया था, जिससे कुछ शब्द उसमें बदल गए। लेकिन मार्टिन और उसकी टीम को यकीन था कि उनका क्लेम बिल्कुल सही है। यहाँ GCHQ ऑफिस की हेड फियोना ने बताया कि किसी ने अपनी ही सरकार को धोखा दिया है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी लोगों से पूछताछ करेगी। अब कैथ डरने लगी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान US सिक्योरिटी ने इस क्लेम को खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी मेमो लीक नहीं हुआ और ना ही NSA द्वारा ऐसा कोई भी मेमो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा गया। इस बात से मार्टिन और उसके साथी काफ़ी हद तक निराश दिखाई दिए, लेकिन कैथ काफ़ी गुस्सा में आ गई कि उन्होंने इसे झूठा कैसे साबित कर दिया, जबकि ये सच है और वो इस झूठ को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसने फैसला किया कि वो सभी को बता देगी कि उसने ही मेमो लीक किया। यासर ने उसे समझाया कि ऐसी गलती मत करना, वरना वो उसे जेल में डाल देंगे।
लेकिन कैथ इस घुटन में और नहीं जी सकती थी। उसने दूसरे दिन दफ्तर में स्वीकार कर लिया कि उसने ही मेमो लीक किया। उसे जेल में डाल दिया गया। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1989 के तहत कंट्री के खिलाफ काम करने का केस फाइल होता है। एक ऐसा कानून जो गवर्नमेंट सीक्रेट्स को लीक करने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। एक तरह से उस पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। वहाँ जेल में उससे यासर मिलने आया। कैथ को इस तरह से देख उसे काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन कैथ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। उसी दिन डिटेक्टिव ने उससे पूछताछ शुरू की। आखिर इस मेमो को लीक करने के पीछे उसका मोटिव क्या था और इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व है। कैथ ने कहा, ये वॉर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था और पूरी तरह से गलत। उसने बस जंग रोकने के लिए एक छोटी सी कोशिश की और उसने यहाँ भी क्लियर कर दिया कि वो ब्रिटिश जनता के लिए काम करती है, न कि ब्रिटिश सरकार के लिए। यहाँ उसके पति यासर को लेकर सवाल उठे क्योंकि वो एक मुस्लिम है। शायद से वो एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट हो सकता है। यहाँ जिस बात का डर था वही हुआ। यासर एक रिफ्यूजी था। उसके डिपोर्टेशन से पहले ही कैथ ने उससे शादी कर ली, लेकिन अभी तक यासर को परमानेंट ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिली है। शायद से वो उसे डिपोर्ट कर दे। वो कैथ को धमकाने लगे। पूछताछ के बाद कैथ को भी बेल पर रिलीज़ कर दिया गया। वहाँ उसे एक लॉयर मिली और कहा कि तुम्हें अगर एक लॉयर की ज़रूरत हो तो इस पर ज़रूर कांटेक्ट करना। यहाँ हम देखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और अमेरिकन मिलिट्री इराक में दाखिल हो गई। हर तरफ तबाही का मंजर। द ऑब्जर्वर और कैथ को ये देख काफ़ी दुख हुआ कि उनकी इतनी मेहनत बेकार गई, क्योंकि अमेरिका ने उस मेमो को दुनिया की नज़र में फेक साबित कर दिया था। लेकिन अब कैथ इस दलदल में फंस चुकी थी। उसे अब किसी तरह इससे बाहर निकलना था। दूसरे दिन वो लॉयर के लिए उस दिए हुए पते पर गई। वहाँ कैथ बेन एमरसन से मिली, जो कि एक सीनियर बैरिस्टर और ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट है। ये केस पूरी तरह से उलझा हुआ था। कैथ का पति मुस्लिम और कैथ पर देशद्रोह और फॉर्जरी के चार्जेस लगाए गए थे। बेन उसकी मदद करने को मान गया। घर जाते वक्त कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसका पीछा करने लगे। कैथ पूरी तरह से डर गई। उसके घर वो डिटेक्टिव आ गया। उस डिटेक्टिव ने कहा कि तुम किसी भी तरह का लीगल एडवाइस नहीं ले सकती, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगेंस्ट है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं, वो बस कैथ को डरा रहा था ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक ना हो। दूसरे दिन कैथ को पता चला कि उसका केस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को सौंप दिया गया, जो कि इंग्लैंड की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पब्लिक एजेंसी है। दूसरे दिन हम देखते हैं यासर को पुलिस अपने साथ ले गई ताकि उसे तुर्किस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन कैथ के पास कुछ लीगल पेपर्स थे, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, जिसकी मदद से उसने यासर को डिपोर्ट होने से पहले ही छुड़ा लिया। यहाँ कैथ को लेकर ब्रिटिश जनता के ओपिनियन डिवाइडेड थे। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं तो कुछ उसे देशद्रोही मानते हैं। हम देखते हैं कोर्ट में कैथ की पेशी हुई, मुकदमा शुरू हुआ। यहाँ कोर्ट में बेन आर्ग्यूमेंट देता है कि क्या गवर्नमेंट का झूठ एक्सपोज करना देश के खिलाफ काम है या एक मोरल ड्यूटी। कैथरीन ने लॉ तोड़ा हो सकता है, लेकिन उसने मोरल ड्यूटी निभाई है। उसने एक इलीगल वॉर को रोकने की कोशिश की है। क्या एक इंसान का फ़र्ज़ देश के हुक्म से बड़ा हो सकता है? क्या सत्ता के झूठ के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? हम देखते हैं आज कोर्ट का पहला दिन था। ट्रायल के लिए सब तैयार होते हैं। कैथरीन मेंटली रेडी होती है कि उसे सज़ा मिल सकती है, लेकिन कोर्ट में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस केस विड्रॉ कर लेती है। यहाँ कोई वजह नहीं बताई जाती। यहाँ पता चलता है कि अब सरकार ट्रायल नहीं चाहती। सभी को लगा था कि लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन ये केस शुरू होते ही ख़त्म हो गया। शायद सरकार डर गई थी कि कोर्ट रूम में और सीक्रेट सामने आ सकते थे। कैथरीन आज़ाद हो जाती है। उसने अपना करियर खोया, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सच्चाई को नहीं। वो एक विशल ब्लोअर के रूप में याद रखी जाती है। एक ऐसी औरत जिसने सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उसकी प्राइवेट लाइफ सबके सामने आ गई होती है, फिर भी उसने जो किया उस पर वो गर्व करती है। उसका एक डायलॉग याद रह जाता है, आई ओनली ट्राइड टू स्टॉप अ वॉर। वो चाहकर भी एक वॉर को नहीं रोक पाई, पर एक सिग्नल जरूर दिया। सत्ता के झूठ के सामने सच बोलना एक क्राइम नहीं, एक ड्यूटी है।
आज भी जब कोई पूछता है क्या एक इंसान पूरी सिस्टम के सामने खड़ा हो सकता है, तो जवाब आता है हाँ। अगर उसके पास हिम्मत हो तो वो एक सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म। 2003 में अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई की। मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। पर यह फ्रीडम किसके लिए थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 के इन्वेशन के बाद इराक में लगभग 24,000 से ज़्यादा बच्चे मौत का शिकार हुए। कुछ अमेरिका के बॉम्ब से, कुछ चेक पॉइंट्स पर गोलियों से और कई भूख से। फल्लुजा जैसे शहरों में अमेरिका ने इतनी भारी बॉम्बिंग की थी कि ज़मीन का रंग ही बदल गया। अमेरिका के लिए यह एक वॉर ऑन टेरर था, लेकिन इराक के बच्चों के लिए यह एक वॉर ऑफ सर्वाइवल बन गया। अमेरिका की नज़र इराक के ऑयल रिजर्व्स यानी कि मिनरल वेल्थ पर थी, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी जो मिडिल ईस्ट के बीच में एक कंट्रोल जोन था। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके बैंकिंग और इकोनॉमिक कंट्रोल पर थी। सद्दाम तो अमेरिका के लिए सिर्फ एक बहाना था। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इराक के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, उसके तुरंत बाद बाहर की ऑयल कंपनीज, खासकर अमेरिकन एंड ब्रिटिश फर्म्स, इराक के ऑयल सेक्टर में घुस गई। सद्दाम के टाइम पे इराक ऑयल सेक्टर मोस्टली नेशनलाइज्ड था, यानी कि इराक की सरकार के कंट्रोल में। सद्दाम हट गया तो मल्टीनेशनल कंपनीज का रास्ता खुल गया। सद्दाम के समय इराक का सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट था और वो यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं था। सद्दाम को हटाकर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसमें प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक को प्रमोट किया गया। इराक, जो कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में है, मिडिल ईस्ट का हर्ट जोन, जिसने इराक पे कंट्रोल किया, उसका इन्फ्लुएंस पूरे रीजन पर पड़ता है। अमेरिका ने यह भी इंश्योर किया कि वो अपने मिलिट्री बेसिस इराक में इस्टेब्लिश कर सके। वॉर के बाद इराक की रीबिल्डिंग के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिनमें से ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन कंपनीज को मिले, जैसे हैलिबर्टन और बैक्टेल। यह पैसा भी एक बड़े इकोनॉमिक मोटिवेशन था। सद्दाम हुसैन को हटाने के पीछे सिर्फ इंसानियत या डेमोक्रेसी नहीं थी। असली मकसद था इराक के रिसोर्सेस, उसकी बैंकिंग सिस्टम और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। सद्दाम सिर्फ एक रुकावट था जो इन सब चीज़ों को रोक रहा था। दोस्तों, रोथशाइल्ड और रॉकफेलर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल डायनेस्टीज का इराक जैसे देशों में इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं दिखता। रोथशाइल्ड और रॉकफेलर कौन है, ये आप जाकर गूगल या यूट्यूब पर देख लेना। तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि इनके कारनामों को एक वीडियो में समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स की बात करें तो इनका बेनिफिट जरूर निकलता है। चलो इसे सिंपल और साफ तरीके से समझते हैं। आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा, आखिर रोथशाइल्ड और रॉकफेलर को इराक से क्या फायदा हो सकता था? दोस्त, रोथशाइल्ड्स हिस्टोरिकली सेंट्रल बैंक्स के थ्रू दुनिया भर में अपना नेटवर्क बनाते आए हैं। सद्दाम हुसैन का इराक एक ऐसा देश था जिसका सेंट्रल बैंक रोथशाइल्ड मॉडल के बाहर था, यानी प्राइवेट बैंकिंग से बहुत अलग। जब सद्दाम हटा और नई गवर्नमेंट आई तो इराक का इकोनॉमिक सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हुआ। इनडायरेक्टली कहे तो रोथशाइल्ड स्टाइल बैंकिंग मॉडल का हिस्सा बन गया। ऑयल और पेट्रो डॉलर डोमिनेंस को समझते हैं। रॉकफेलर फैमिली का नाम स्टैंडर्ड ऑयल से जुड़ा है, जैसे एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, ऐसे और भी हैं। इराक में सद्दाम के बाद जब ऑयल सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ तो कई वेस्टर्न ऑयल कंपनीज ने एंट्री मारी। रोथशाइल्ड और रॉकफेलर दोनों का इन्फ्लुएंस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टमेंट में रहा है। इराक वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन और मिलिट्री सप्लाईज के कॉन्ट्रैक्ट में कई मल्टीनेशनल फर्म्स इन्वॉल्व थी, जिनका ओनरशिप या इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल इलाइट से जुड़ा हुआ था। सद्दाम हुसैन यूरो में ऑयल बेचना चाहता था, जहां दुनिया भर में ऑयल डॉलर से बिकता है। वहीं अगर यूरो में ऑयल बिकता तो पेट्रो डॉलर सिस्टम वीक पड़ जाता। रोथशाइल्ड और रॉकफेलर दोनों का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यूएस डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस में रहा है, क्योंकि वो ही उनकी इकोनॉमिक एम्पायर का बेस है। रोथशाइल्ड और रॉकफेलर ने डायरेक्टली इराक पर कब्जा नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी बैंकिंग और बिजनेस पॉलिसीज ने इराक के रेजिम चेंज से फ़ायदा जरूर उठाया, जैसे सेंट्रल बैंक सिस्टम का कंट्रोल, ऑयल पॉलिटिक्स का बेनिफिट, डॉलर सिस्टम की सेफ्टी या वॉर बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। यह सब एक साइलेंट प्रॉफिट मॉडल का हिस्सा है, जहां लड़ाई किसी और की होती है लेकिन मुनाफा उनका होता है जो सिस्टम चलाते हैं। सद्दाम हुसैन की डेथ के बाद इराक में जो ऑयल एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन कंपनीज ने एंट्री मारी, उनमें कई अमेरिकन और अलाइड कंपनीज शामिल थी, जिनके शेयर्स और प्रॉफिट दोनों में तेजी आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
ब्रिटिश पेट्रोलियम और रॉयल डच शेल भी इराक में घुसे, लेकिन अमेरिकन कंपनीज ने इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया क्योंकि उनको अर्ली एंट्री पर पॉलिटिकल बैकअप मिला था। हमारे देश के एक जाने माने शख्सियत भी हैं जिनकी तीसरी पत्नी भी रॉथशाइल्ड फैमिली से हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृता सेन के बारे में, जिसकी शादी एमा रॉथशाइल्ड से 1991 में हुई। बड़ी अजीब बात है ना, शादी के 35 साल हो गए लेकिन एक भी औलाद नहीं। आइए मिनरल्स की लूट के बारे में जानते हैं। भारत में तो कई सालों से इसी तरह मिनरल्स की लूट जारी है। चलिए इस लूट के पीछे की वजहों को समझते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ है जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश या बिजनेसेस या कंपनी में सीधा पैसा लगाता है, जैसे कि फैक्ट्री खोलना, शेयर्स खरीदना या कोई प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। मान लो जापान की एक कार कंपनी डिसाइड करती है कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। वो लैंड खरीदती है, मशीन्स लगवाती है, लोगों को नौकरी देती है और फैक्ट्री चालू करती है। इस पूरे प्रोसेस में जो पैसा कार कंपनी इंडिया में लगा रही है उसे ही एफडीआई कहते हैं। असल में बात वही है, ज़्यादातर मुनाफा विदेशी कंपनी ही ले जाती है। एफडीआई का मतलब है तुम्हारे देश में पैसा लगाएंगे लेकिन कमाई अपने देश ले जाएंगे। विदेशी कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती है। लोकल इकोनॉमी को उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना दिखाया जाता है। बड़े फॉरेन ब्रांड्स जब आते हैं तो छोटी देसी कंपनी उनके सामने टिक नहीं पाती। कभी कभी विदेशी कंपनीज नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करती है, जैसे माइनिंग या पॉल्यूशन। कई बार एफडीआई के नाम पर पॉलिसीज बदली जाती है जिसका फ़ायदा सिर्फ बड़े लोगों को होता है, आम आदमी को नहीं। सही पॉलिसीज़ हो, ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो तो एफडीआई देश के लिए फ़ायदेमंद बन सकती है। लेकिन यह तभी होता है जब सरकार सच में लोगों के लिए काम करे, सिर्फ मुनाफा के लिए नहीं। देश की जनता का हिस्सा सिर्फ मजदूरी तक ही सीमित रह जाता है, जबकि असली माल तो विदेशी कंपनी उठा के ले जाती है। हर एक सेक्टर में एफडीआई लिमिट्स है। 100% एफडीआई का मतलब समझते हैं। 100% एफडीआई इसका मतलब ये होता है कि कोई फॉरेन कंपनी या व्यक्ति किसी देश की किसी कंपनी या सेक्टर में पूरी ओनरशिप ले सकता है बिना किसी लोकल पार्टनर के। सिंपल वर्ड में समझें, अगर इंडिया में किसी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है तो कोई भी विदेशी इन्वेस्टर उस सेक्टर में अपना 100% पैसा लगाकर अपनी पूरी कंपनी खोल सकता है या किसी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी को पूरी तरह खरीद सकता है। जैसे रिटेल सेक्टर में अगर 100% एफडीआई अलाउड है तो अमेजॉन जैसी कोई कंपनी अपना पूरा का पूरा बिजनेस इंडिया में खुद चला सकती है बिना किसी इंडियन पार्टनर के। एफडीआई के दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक रूट जहां गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा गवर्नमेंट रूट जहां गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। भारत में मिनरल एक्सट्रैक्शन के सेक्टर में कुछ विदेशी कंपनीज ने जॉइंट वेंचर्स, सब्सिडरीज या एफडीआई के थ्रू अपना प्रेजेंस बनाया है। जब किसी देश में 100% एफडीआई की इजाज़त दी जाती है, खासकर जैसे मिनरल माइनिंग में, तो इससे रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। क्या विदेशी कंपनीज देश को लूट रही है? ये डर इसलिए होता है क्योंकि देश के नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का हो जाता है। मुनाफा काफ़ी हद तक उन्हीं कंपनीज के पास चला जाता है जो अपने देश में इन्वेस्ट करती है। लोकल एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। एनवायरमेंटल डैमेज का भी रिस्क होता है। कई बार सरकार फॉरेन प्रेशर या कॉरपोरेट लॉबिंग में आके डील्स अप्रूव करती है। कुछ केसेस में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेटिक का इंटरेस्ट होता है कि फॉरेन कंपनीज आए जिससे उन्हें भारी कमीशन मिले। कई बार लैंड एक्विजिशन और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का इशू भी होता है जिसको इग्नोर करके कंपनीज को आगे बढ़ने दिया जाता है। तो क्या सरकार करप्ट है? तो मैं कहूँगा हर लेवल पर नहीं, लेकिन हाँ, करप्शन एक मेजर फैक्टर है। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो भारत अपने रिसोर्सेज से खुद माइनिंग कर सकता, जॉब्स क्रिएट करता और पैसे देश में रहते। सोल्यूशन ये हो सकता है जैसे माइनिंग पॉलिसीज़ को लोकल कम्युनिटी सेंटर्ड बनाना, एनवायरनमेंट और ट्राइबल राइट्स के साथ माइनिंग करना, पब्लिक को इन्वॉल्व करना और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल्स बनाना, जैसे कि नॉर्वे का ऑयल मॉडल है। नॉर्वे का ऑयल मॉडल दुनिया भर में एक आइडियल एग्जाम्पल माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा कैसे पब्लिक को मिल सकता है बिना करप्शन के। नॉर्वे ने अपने ऑयल और गैस रिजर्व्स पर सॉवरेन ओनरशिप बनाए रखी है, मतलब कि यह सब कुछ नॉर्वे के लोगों का है। प्राइवेट कंपनीज को ऑयल एक्सप्लोर करने की परमिशन मिलती है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल के अंदर। जो पैसा ऑयल से कमाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली पब्लिक के बेनिफिट में जाता है, जैसे फ्री हेल्थ केयर, फ्री हायर एजुकेशन, पेंशन सिस्टम, सोशल वेलफेयर।
हर एक डिसीजन, पैसा किसी प्रोजेक्ट में जा रहा है, फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है। पब्लिक और पार्लियामेंट दोनों इस पर नज़र रखते हैं। इससे भारत क्या सीख सकता है? पब्लिक ओनरशिप इंश्योर करे मिनरल्स में, एक सॉवरेन टाइप फंड बनाए, जैसे भारत जन धन रिसोर्स फंड जैसा कुछ। दोस्तों, क्या इंडिया के लिए भी ऐसा मॉडल संभव है, या यह सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? सिस्टम ऐसा है कि जनता का हक जनता तक पहुंचता ही नहीं, और जो आवाज़ उठाता है उसे या तो चुप करा दिया जाता है या इग्नोर। लेकिन सोचिए, नॉर्वे भी एक दिन में नॉर्वे नहीं बना। वहाँ भी पॉलिटिशियंस थे, करप्शन था, पर पब्लिक ने सवाल पूछे और सिस्टम ने जवाब दिया। भारत में दिक्कत यह है कि अवेयरनेस कम है। लोग सिस्टम पर भरोसा खोकर चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग सिस्टम का हिस्सा बन के उसी लूट का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब तक ऐसे लोग रहेंगे जो सवाल पूछते रहेंगे, सिस्टम एक दिन हिलेगा जरूर। आर्टिकल 39B कहता है that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। मतलब ये कि देश का नेचुरल रिसोर्स जैसे मिनरल्स, पानी, जंगल, जमीन पर पूरे समाज का अधिकार है, न कि सिर्फ कुछ लोगों का। गवर्नमेंट का फर्ज है कि इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करे, सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट या प्राइवेट ओनरशिप के लिए नहीं। देश के मिनरल पर देश की जनता का अधिकार होता है, लेकिन लॉ में लूप होल्स होने की वजह से जनता बेबस मालूम पड़ती है। क्या सरकार को इलाइट से डर लगता है? मेरे हिसाब से डर नहीं, अलाइनमेंट है। कई टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स के फॉरेन लिंक्स और बेनिफिट्स होते हैं। सरकार लोकल रेजिस्टेंस का बहाना देती है। सरकार जब माइनिंग नहीं करती तो कह दिया जाता है लोकल लोग अपोज कर रहे हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला। लेकिन जब वही ज़मीन फॉरेन कंपनीज को दी जाती है, तब यही सब क्लियरेंस एक रात में मिल जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? भारत माइनिंग खुद कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। इलाइट लॉबी स्ट्रांग है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का प्रेशर है, और सिस्टम को उसी डायरेक्शन में सेट किया गया है जहां ओनरशिप भारतीयों की नहीं, सिर्फ मजदूरी उनकी होती है। विदेशी कंपनीज के लूट कैसे होता है? वो लीज लेते हैं, सरकार से खदान ले लेते हैं सस्ते दाम पर। लेबर कॉस्ट यहाँ लो होती है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाता है। वो मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं और प्रोसेसिंग अपने कंट्री में करते हैं। रॉयल्टी या टैक्स भी कभी कभी इतना लो होता है कि भारत को एक्चुअल वैल्यू का छोटा हिस्सा ही मिलता है। लूट हो रही है, लेकिन मॉडर्न तरीके से। परमिशन भी सरकार की होती है, पॉलिसी भी उन्हीं की होती है, और फ़ायदे फॉरेन कंपनीज को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर ज़मीन भी चली जाती है, और आवाज़ उठाने वाले एक्टिविस्ट को डेवलपमेंट का विरोधी कह दिया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया छीना झपटी की है। यहाँ नैतिकता और सिद्धांत कमजोरों पर लागू होते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।